हेलो एवरीवन, एसआर कुंज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं स्टार्ट लेने वाले हैं। ये क्लास 9th के अंतर्गत है। इसमें हम लोग वास्तविक संख्याओं को अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या को समझने से पहले अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक होती है परिमेय संख्या, दूसरी जिसको बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्याएं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं जो जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहा जाता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो इसको समझने के लिए, वास्तविक संख्या को समझने के लिए आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की अवधारणा समझनी होगी। लेकिन इसके भी पीछे आप जाइएगा तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं इसके कई रूप होते हैं। आप देखिए, परिमेय संख्याएं जो होते हैं इसके अंतर्गत कितनी प्रकार की संख्याएं आती हैं। अगर सबसे पहले अगर बात करी जाए तो हम कहते हैं प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्याएं होती हैं जिसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। दूसरी अगर संख्या की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहा जाता है। तीसरी संख्या की बात करी जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक अगर देखिएगा तो पूर्णांक में, ये पूर्णांक को अंग्रेजी में बोला जाता है इंटेजर। इसके दो पार्ट होंगे, एक होंगे धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। फिर इसके पीछे अगर जाए और भी संख्याओं की बात करें जो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, तो इसमें देखिएगा हम कहते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और इसके आगे बढ़ा जाता है इसमें आप देखिएगा भाज्य संख्याएं, और इसके आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे अभाज्य संख्याएं, और भी कई तरह की संख्याएं इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये जितनी तरह की संख्याएं आपको दिख रही है ना, जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली अध्ययन कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वापस परिमेय संख्या पे आएंगे। फिर इसके बाद हम लोग वास्तविक संख्याओं की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, अगर सबसे इसमें पहले बात करी जाए प्रकृत संख्या क्या है, तो ये सभी जानते हैं, आप पहले से भी जानते हैं। हम लोग फिर इसको रिवीजन करके आगे बढ़ जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देने वाले हैं। प्रकृत संख्या क्या है, वैसी संख्या है जिसे, मतलब जो गिनती की संख्या है, अगर 1 2 3 4 ऐसी संख्या है जो हम गिनती की संख्या है जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, प्रकृत संख्या बोला जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। आप देखिएगा, नेचुरल नंबर्स। तो ये गिनती की जो संख्याएं होती हैं इसको क्या बोला जाता है, प्रकृत संख्या बोली जाती है। और इसके समुच्चय को, समुच्चय का मतलब होता है सेट। सेट का मतलब क्या होता है, समूह बोल सकते हैं आप, समूह बोल सकते हैं, संग्रह बोल सकते हैं। तो जो इस तरह की संख्याओं का जो समूह होगा उसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। इस प्रकार जो प्रकृत संख्याएं हैं उसको हम कैसे दर्शाएंगे, कैपिटल एन से दर्शाएंगे। तो ये जो होता है समुच्चय का सिंबल हो गया, ये मजला के स्टॉक जिसको बोलते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, जो गिनती की संख्या होती है, उसको क्या बोला जाता है, प्रकृत संख्या की संज्ञा दी जाती है और इसे कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रकृत संख्या समझ पाए। अगर आपसे पूछिए सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, तो सबको पता है सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, 1 है। और सबसे बड़ी पूछी जाए तो अभी तक ज्ञात नहीं है, अनंत है। हम इसको अक्सर ये बोलते हैं क्या है, अनंत है। अब दूसरी संख्या की बात करी जाए, दूसरी संख्या है कौन सी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। अब देखिए, पूर्ण संख्या जो होती है ना, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये संख्या क्या है, प्रकृत संख्या है। इसके समूह में जैसे 0 शामिल हो जाए तो एक नया समूह बन जाएगा और इस समूह को बोला जाता है क्या, पूर्ण संख्याओं का समूह। यानी कि ये ऐसी संख्या है जिसमें, प्रकृत संख्या है जिसमें क्या हो जाए, 0 भी शामिल हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय का मतलब आप समझ पा रहे हैं, समूह या संग्रह, इन संख्याओं के संग्रह को कैसे दर्शाते हैं,
डब्लू से दर्शाते हैं। डब्लू, ये डब्लू जो है इसका पहला लेटर आप यहाँ पे ले देख पा रहे हैं। ये डब्लू से हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को दर्शाएंगे, पूर्ण संख्याओं के समूह को दर्शाएंगे। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप पहले से भी जानते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको क्या दिख रही है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ भी क्या होगी? अज्ञात ही होगी। देखिए अगली संख्या है पूर्णांक। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट संख्या है, इसको आपको ध्यान समझना चाहिए। ये बार बार ऐसे शब्द आते हैं पूर्णांक, तो इसको आप समझिएगा। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटेजर्स कहा जाता है, पूर्णांक संख्याओं को इंटेजर्स कहा जाता है। पूर्णांक संख्याएं क्या है आप ऐसे समझ पाएंगे। देखिए हम पहले जानते हैं कि अगर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? ये आपको हो जाएंगी प्रकृत संख्या। अभी हम लोग इसका अध्ययन किए थे, प्रकृत संख्याएं हो गई। अब इसमें 0 शामिल हो जाए तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? हम इसको बोलेंगे क्या? ये पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप देख रहे हैं प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब देखिए कुछ ऐसी संख्या होती है जो क्या होती है, आप सुने होंगे कि टेम्परेचर जो है माइनस में चला गया। आप सुने होंगे कि उस व्यक्ति के पास इतना कर्ज हो गया। तो कर्ज जिसमें कर्ज की बात करी जाती है, चाहे टेम्परेचर माइनस में है, ऐसी जब बातें आती हैं तो वहां पे क्या होता है? ऋणात्मक चिन्ह का प्रादुर्भाव आप देख पाते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अगर धन है, तो उसके पास अगर 10 रुपये है तो इसका मतलब उसके पास धन है, तो वो क्या होगा? प्लस में है। और किसी के पास 100 रुपये है तो उसका धन कितना है? प्लस में। यानी कि जो उसके आय है, चाहे उसके पास जो संपत्ति है वो क्या है? उसका धन है। उसको धन है तो हम उसको प्लस में दिखाते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ पैसे, कुछ रुपए की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा? उसके पास अगर नहीं है तो क्या करेगा? दूसरे से लेगा, दूसरे से उधार लेगा। तो जब उधार लेगा तो अगर मान लीजिए ये अगर उसका अपना 10 रुपया है तो वो प्लस के चिन्ह के साथ रहेगा। अगर उसने किसी और से उधार लिया तो उसका जो धन हो जाएगा वो ऋण हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि उसके पास ऋण हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। तो अब जो अगर उधार लिया हुआ है, चाहे किसी से उसने रुपए उधार लिए, तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि उसके पास क्या है? कर्ज हो गया और उसको बाद में उसको चुकाना पड़ेगा। अगर उसने 100 रुपये ले लिए हैं किसी और से, तो क्या होगा? उसको हम ऐसे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये धनात्मक संख्या हो जाएंगी, और जो माइनस चिन्हों के साथ वो कौन सी संख्या हो जाएंगी? ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऋणात्मक संख्याओं के बारे में समझ पाए। तो वैसी संख्याएं जो माइनस चिन्हों के साथ होती हैं उसको क्या बोला जाता है? ऋणात्मक संख्याएं बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस, ऐसे आप देख पा रहे हैं, तो ये अनंत तक जाएगी। तो ये कौन सी संख्या हो जाती है? ऋण संख्या। इसको क्या बोलते हैं? ऋण संख्याएं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सभी प्रकृत संख्या हो जाएंगी, और यहाँ पे शून्य हो गया, और इसके पास देखिएगा शून्य को शामिल करने तो पूर्ण संख्या हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएंगी? ऋण संख्या। तो इसको सम्मिलित रूप से सबको अगर हम एक साथ दिखाएं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो आप समझ पाए यहाँ पे पूर्णांक जैसे ही कहा जाए, जैसे ही इंटेजर शब्द की बात आए, तो आप समझिएगा कि जितनी भी तरह की संख्याएं सभी ऋणात्मक हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनंत तक, और 0 भी आ जाएगा, और ये सभी धनात्मक संख्याएं भी इसमें क्या हो जाएंगी? शामिल हो जाएंगी। तो इसको क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। तो पूर्णांक की अवधारणा आप समझ पाए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार आपको क्वेश्चन जब हल करने जाएंगे तो आपको इससे ऐसे शब्द मिलेंगे, पूर्णांक पूर्णांक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप ये कहेंगे कि वैसी संख्याएं सभी, आप कहेंगे सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, और शून्य को वो सम्मिलित रूप से क्या बोलाता है? पूर्णांक बोलाता है। या आप ऐसे कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या है। और क्या? ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी ऋणात्मक संख्या है। और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि पूर्णांकों को संकेत कौन से संकेत से किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो पूर्णांक के लिए संकेत इसका आई न होके यहाँ पे क्या होगा? जेड होगा। और यहाँ पे जेड क्या है? जेड जो है एक जर्मन शब्द है, जो कहाँ? जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है। जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गिनना। गिनना इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे ये जेड जो है जर्मन शब्द किससे आया है? जेहलिन से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना होता है। तो आप समझ पाए कि पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य और सभी प्रकृत संख्याएं, या सभी ऋणात्मक संख्याएं
और पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो अगर इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि अगर आपको पूर्णांकों को या पूर्ण संख्याओं को या ऋणात्मक संख्याओं को और आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इसको कैसे दर्शाइएगा? तो संख्या रेखा का क्या मतलब होता है? संख्या रेखा का मतलब आप समझिएगा वह रेखा जो विभिन्न संख्याओं को दर्शाती है, वह रेखा जो विभिन्न संख्याओं को इंगित करती है उसको क्या बुलाता है? संख्या रेखा। संख्या रेखा वास्तव में एक रेखा होती है जिसपे एक क्या होता है? एक बिंदु होता है और उस बिंदु को क्या मान लेते हैं? अगर मान लीजिए ये ओ कोई बिंदु है तो इसको 0 मान लेते हैं, तो इसकी दाएं तरफ की जो दूरियां होती है वो क्या होती है? प्लस में होती है, और बाएं तरफ की जो दूरी होती है वो क्या होती है? माइनस में होती है। अगर हम इसको समान खंडों में विभाजित कर दें, समान खंडों में विभाजित कर दें, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या है? ये 1 दर्शाएगा तो ये 2 को, और ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, और इसके पीछे जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी। 0 के पीछे जैसे भी जाएंगे तो संख्या क्या होंगी? माइनस में। -1, -2, -3, -4। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इसमें 1 और 2 में कौन सी बड़ी है? तो निश्चित रूप से 2 बड़ी है। आप ऐसे समझिएगा यहाँ पे 1 और 2 यानी कि दोनों प्लस में था तो इसमें बड़ी कौन होगी? 2 होगी। लेकिन यहाँ पे और 1 और 2 में पूछिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो देखिए संख्या रेखा के तो जैसे दाएं तरफ जाएंगे, जो संख्या रेखा पर कोई भी संख्या अपने बाएं तरफ की संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। जो दाएं तरफ संख्या वो क्या होगी? बड़ी होगी। अब देखिए अगर यहाँ पे पूछा है -2 और -1 में कौन बड़ी है, तो -2 और -1 में कौन दाएं तरफ है? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे -1 दाएं तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगी? -1 बड़ी संख्या होगी। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 और 4 में दाएं तरफ कौन है? 4 है दाएं तरफ, इसमें 4 क्या होगी? बड़ी होगी। अगर -4 और 4 में पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखिए -4 जो है ये बाएं तरफ है। अगर इन दोनों की तुलना करी जाए तो ये क्या है? -4 क्या है? बाएं तरफ है, जबकि ये 4 क्या है? दाएं तरफ है। तो ये क्या होगी? इसमें ये 4 बड़ी होगी। उसी तरह अगर -3 और -1 की बात करिए, इसमें बड़ी कौन है? तो -3 और -1 में दाएं तरफ आपको देखिए कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है? -1 दाएं तरफ है, इसलिए क्या होगी? -1 बड़ी संख्या होगी। तो संख्या रेखा वैसी रेखा होती है जो संख्याओं को दर्शाती है। इसमें क्या होता है? किसी रेखा पर एक बिंदु अंकित करके उसको O करके उसको 0 से इंगित किया जाता है, और 0 से दाएं तरफ की जो दूरी होती है उसको धनात्मक होती है, और जैसे बाएं तरफ की दूरी होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और इसमें आपको निश्चित रूप से याद रखना है कि संख्या रेखा पर वह संख्या बड़ी होती है जो दाएं तरफ, दूसरी संख्या के दाएं तरफ हो, वो क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है। जितनी हम जैसे जैसे दाएं तरफ बढ़ेंगे संख्याएं क्या होंगी? उसकी वैल्यू बड़ी होगी, उसका मान बड़ा होगा। और जैसे बाएं तरफ जाएंगे, जैसे पीछे की तरफ जाएंगे तो संख्याओं के वैल्यू, संख्याओं के मान क्या होंगे? छोटे होंगे। ये आपको याद रहना चाहिए। तो पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, फिर उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट संख्याओं को हम लोग देखने वाले हैं, जैसे इसमें भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या जिससे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, जिससे हम क्या बोलते हैं? ऋण संख्या भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण से हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम लोग इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है अगर 2, तो 2 किन संख्याओं से विभाजित होगी? 1 से। मतलब 2 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 1 के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा। अगर हम 3 की बात करें तो 3 किसके पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा। अगर हम 4 की बात करें तो 4 किसके पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में, फिर ये देखिएगा 4 के पहाड़े में भी आएगा। अगर यहाँ पे 5 की बात करें जाए तो 1 के पहाड़े में आएगा और किसके पहाड़े में आएगा? 5 के पहाड़े में। अब यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, तो 6 किसके पहाड़े में आएगा? 1 के, और किसके आएगा? 2 के, और किसके आएगा? 3 के। 3 के पहाड़े में आएगा, 3 दूनी 6 होता है, और किसके पहाड़े में आएगा? तो ये आप कहेंगे निश्चित रूप से ये 6 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं, जो उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, ये जो है ये 2, 3, 4, 5, 6, ये आप ध्यान से देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये 2 जो है ना, ये क्या हो रहा है? 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं से, हम इसको बोलेंगे 1, और ये क्या है? स्वयं है। स्वयं इसको बोलेंगे, ये स्वयं से विभाजित हो गया। ठीक उसी तरह 3 जो है 1 से विभाजित हो गई और स्वयं से। 4 जो संख्या दिख रही है 1 से तो विभाजित हो रही है और स्वयं से भी हो रही है। ये किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, किसी अन्य संख्या से भी
विभाजित हो रही है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये 1 से विभाजित हो गई और स्वयं से विभाजित हो गई, और यहाँ देखिए 6 जो है ये 1 से विभाजित हो रहा है और फिर कैसे 6 से, लेकिन यहाँ पे दो ऐसी संख्याएं हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अन्य संख्या बोलेंगे। तो हम अगर भाज्य की बात करें या अभाज्य की बात करें तो इसी से कंसेप्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, संख्या 2, संख्या 3 और संख्या 5, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या 2 जो है ये स्वयं एक है, एक और स्वयं से विभाजित हो रही है, मतलब एक से विभाजित तो हो ही रही है और खुद से विभाजित हो रही है। ठीक, उसके साथ 3 भी क्या है, एक से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है, खुद से विभाजित हो रही है। इसी प्रकार 5 देखिए 1 और 5 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऐसी संख्याएं ये है, ये ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो रही है, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ये संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। अब इसकी परिभाषा की बात करी जाए तो अभाज्य संख्या की परिभाषा में कहा जाता है कि एक से बड़ी, याद रखिएगा, एक से बड़ी वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। यानी कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से बड़ी होनी चाहिए, मतलब वो ऐसी अभाज्य संख्याओं की कल्पना ही की जाती है एक से बड़ी संख्याओं में। अब आपसे पूछे कि एक कैसी संख्या है, तो एक नभाज्य की श्रेणी में आएगी, नभाज्य की श्रेणी में आएगी, क्योंकि इसकी परिभाषा में यह है कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक से बड़ी वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, या इसको क्या बोला जाता है, रूट संख्या भी कहा जाता है। तो अभाज्य संख्याएं अगर होंगी, यहाँ पे देखिए 2, 3 और 5 जो है कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर्स है। तो आपसे पूछी जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको याद होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। फिर से मैं इसकी परिभाषा को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4, ये 4 को देखिए ध्यान से, और 6 को देखिए। 4 और 6 में देखेंगे ना तो ये एक से विभाजित हो रही है और स्वयं से विभाजित हो रही है, लेकिन ये किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पे 6 में भी बन रहा है कि एक से विभाजित हो गई और 6 से विभाजित हो गई, यानी कि एक और स्वयं से हो गई, लेकिन अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे ये 4 जो है और 6 जो है, ये 4 को आप इसको किससे जोड़ेंगे, भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहेंगे इसको। ये 4 और 6 कैसी संख्या है, कंपोजिट नंबर्स है। यानी कि अब इसकी परिभाषा को और मतलब समझी जाए तो परिभाषा में ये कह सकते हैं कि एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आप 2 है, यहाँ पे आप 2 देख पाएंगे, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर। और भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। आप समझ पा रहे हैं, मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूं कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, जैसे 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5। भाज्य संख्या का मतलब होता है एक से बड़ी वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, जैसे 4 और 6। अब आपसे पूछी जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या की बात करी जाए तो वो क्या है, अज्ञात है। इस प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी, 2 को हम सबसे छोटी भाज्य संख्या कहते हैं और 4 को सबसे छोटी भाज्य संख्या कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको फिर से क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए कुछ और अवधारणाएं हैं जिसको आपको जानना चाहिए। यहाँ पे शून्येतर घर है। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, शून्य से इतर, यानी कि नॉन जीरो। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, नॉन जीरो यानी शून्येतर का मतलब क्या हुआ, जैसे
यहाँ पे कहा जाए कि जो हर है, मान लीजिए कि संख्या कोई भिन्न है 1/2, 1/3, 1/5, 1/9। यहाँ पे देखिए हर जो है क्या है, शून्येतर है। हाँ, शून्येतर का मतलब क्या है, यहाँ पे शून्य नहीं है, मतलब शून्य को छोड़ के कोई और संख्या है। तो शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्य को छोड़कर। ठीक इसी तरह ऋणेतर का मतलब क्या होता है, ऋण संख्याओं को छोड़कर। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 2, 3, 4, 5, अगर मान लीजिए 19 लिखा रहा है, इस तरह की कोई संख्या ले रहे हैं, तो ये संख्या कैसी संख्या कही जा सकती है, ये क्या है, ऋणेतर है। मतलब इसमें ऋण संख्या शामिल नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे -1 रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ऋणेतर संख्या नहीं कहलाए, क्योंकि इसमें ऋण संख्या शामिल हो गई थी। ऋणेतर का मतलब ऋण संख्याओं को छोड़कर। फिर इसमें एक और तरह की संख्या की बात की जाती है, जिसे बोला जाता है कि अऋणात्मक पूर्णांक। देखिए अऋणात्मक पूर्णांक, इसको आपको ध्यान समझना चाहिए। ये जो है, ये टर्म्स आपको आगे मिलने वाले हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए अगर इसमें आपसे पूछी जाए कि ये जो है पूर्णांक संख्याओं का समूचा है, ये पूर्णांक संख्याओं का समूचा है, तो इसमें देखिएगा ये जो संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक है, लेकिन इसमें कहा है कि अऋणात्मक पूर्णांक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर। और ऋणात्मक का मतलब क्या था, ऋणात्मक संख्या मतलब ये है, लेकिन जैसे इसमें और जुड़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर। और ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर। तो यहाँ पे अगर अऋणात्मक पूर्णांक की बात करी जाए, तो ये संख्या है, इसमें से माइनस जाएगी, मतलब इसको छोड़ देंगे, तो कौन सी संख्या बच रही है, 0, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक। ये संख्या कैसी संख्या कहलाती है, और ऋणात्मक पूर्णांक। तो जब भी आप क्वेश्चन हल करने जाए और इसमें आपको मिलेगी और ऋणात्मक पूर्णांक, तो आप समझिएगा 0 से स्टार्ट लेकर अनंत तक की संख्याओं की बात करी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 जो है ये न धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। यहाँ पे हम और ऋणात्मक में इसको शामिल कर सकते हैं। तो ये 9th क्लास के लिए फर्स्ट वीडियो था मैथ के लिए। ये आपको कैसा लगा, अपना रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, और फिर आप इसमें जब आप रिस्पॉन्स देंगे तो इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और इसमें चूंकि हम लोग वास्तविक संख्या समझ रहे थे, तो इसमें हम लोग वास्तविक संख्या के पास आने के क्रम में इसके अंतर्गत और जितने भी तत्व हैं उसको समझते हुए यहाँ पे पहुंचेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, फिर हम लोग वास्तविक संख्याओं की अवधारणा समझेंगे, फिर आगे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।